जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी स्टार्ट क्लास फॉर्मली नाउ। तो कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया था, तो आज हम कंक्लूजन के बारे में जिक्र करेंगे और आउटलाइन का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो रीज़न ये है कि इतना डिटेल इन चीज़ों को पढ़ना ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम जो एक स्ट्रगल करने जा रहे हैं उसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट्स पे कितना टाइम दरकार है। ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम किस पे फोकस करें। जाहिर सी बात है, आप एक अर्ली स्टेज पे हैं, आपको कोई बताने वाला हो, अदरवाइज आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम कंक्लूजन का भी जिक्र करेंगे। तो वैसे चलो स्क्रीन वो जो है कैमरा ओपन कर लेते हैं जितना नजर आता हूँ, ताकि आपको के साथ इंटरेक्टिव क्लासरूम वाली फीलिंग आ जाए। तो मसला ये कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंक्लूजन किस तरीके से लिखेंगे, आउटलाइंस की कौन सी इंपॉर्टेंट से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। अगर वो हम क्लियर नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिक्कत देंगे, फिर आप खुद जो है मतलब तकलीफ उठा के गलतियां करके फेल्यूर्स देके फिर लर्न करें, ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर हम देखें कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं, हम आज आउटलाइन भी जिक्र करेंगे तो हमारे बाकी जो हार्ड एलिमेंट्स थे वो खत्म हो गए। तो कल हम इंशाल्लाह ऐसे पे आ जाएंगे। अब कंक्लूजन कंक्लूजन होता क्या है? अगर हम देखें जिस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये था कि इंट्रोडक्शन क्या करता है कि आपके टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ना, और कंक्लूजन क्या करता है, वो फोल्ड अप करने की कोशिश करता है और सम अप करने की कोशिश करता है। एक सेकंड में मुझे तो अब कंक्लूजन, अब मकसद उसका ये होता है कि पूरे डिस्कशन को क्या करना होता है, फोल्ड अप करने की हम कोशिश करते हैं, और इस तरीके से फोल्ड अप करने की कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन। ठीक है, तो हम जनरल एस्पेक्ट्स देखेंगे कंक्लूजन का, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं। आर्गुमेंटेटिव में दो कैटेगरीज हो गई, सोशल टॉपिक्स होते हैं जो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, उसके अलावा लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक देम लेमनेड, कोटेशन बेस्ड जिसको हम कहते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप एक रीडर को कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दें। ठीक है, और उसका मकसद ये हो कि फेवरेबल इंप्रेशन रीडर्स के माइंड पे लिव आउट करें। ठीक है, जब आप उसको कंप्लीट करें आपके बेहतरीन हो गया। ये टॉपिक इस तरीके से हल हो सकता था। ठीक है, तो कंक्लूजन के टू सेगमेंट्स। ठीक, फर्स्ट वन अगर हम देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल ये पेपर है जिस पे हमने कंक्लूजन लिखा है, तो इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, दो हिस्सों में ये 2/3 एक हिस्सा और 1/3 एक हिस्सा। तो दो हिस्से जो हम पहले पार्ट में हम लिखेंगे वो ये है कि पूरा जो हमारा डिस्कशन है उसको सम अप करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी कंक्लूजन में नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पहली बात। तो जो 1/3 वाला हिस्सा है आखिरी, इसमें हम क्या करेंगे, एक परसुएसिव छोटा सा पैराग्राफ लिख लेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 30 to 50 वर्ड्स तक। वो इस तरीके से पॉजिटिव मैनर में इसका इख्तिताम करेगा कि एक होप आ जाए। ठीक है, तो किस तरीके से हम सारे जिस तरीके से एग्जांपल्स देखते हैं, तो इन एग्जांपल्स को भी देखेंगे। इफ द टॉपिक रिलेट्स टू अ प्रॉब्लम, मतलब इफ द टॉपिक इज अ
issue based, a debate or a burning question, then the conclusion segment must also present solution. ठीक है, जाहिर सी बात है, होप तभी आती है जब पता हो कि ये इशू सॉल्व हो सकता है. Then the conclusion segment must also present solution and suggestions that will help solve the problem or address the issue at hand. तो आपने उसमें क्या करना है कि सॉल्यूशन जरूर लिखनी है. सम अप करने हैं सॉल्यूशन तो खुद ब खुद आ जाएंगे. दिस गिव्स अ सेंस ऑफ विजन फॉर द फ्यूचर, कि लगेगा कि हाँ भाई 2025 तक, 30 तक, 50 तक ये मसला हल हो जाएगा. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या करता है, रेट्रिकल पैराग्राफ होता है. उसमें एक ही कंक्लूजन होता है, उसमें आखिरी दो 30-50 वर्ड्स के लगभग होते हैं. रेट्रिकल पैराग्राफ is a short, eloquent passage that amplifies your position and leaves the reader with a favorable impression. ठीक है. ठीक. Rhetoric is the art of persuasive speaking or writing. ठीक. तो in traditional sense अगर हम कहें, it refers to various figures of speech that orators use to make their speech compelling. मकसद ये है कि attractive हमारा लगना चाहिए. ठीक है. तो इसकी जो लेंथ होगी वो 30 to 50 वर्ड्स. ये नहीं है कि इसके बीच में ही रखनी है, 60 नहीं हो सकती, फुट, तो ये कोई इशू नहीं. ठीक है. तो अक्सर हम कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, आखिर में कोट दे देते हैं, एनेक्डोट पे खत्म कर लिया, पोम पे खत्म कर लिया, इन चीजों पे हम क्या करते हैं, इनका इख्तिताम करते हैं. ठीक है, आगे चल. परसुएसिव राइटिंग क्या करती है, जनरेट्स अ हाइटेंड सेंस ऑफ पिच. मुझे एक सेकंड में पंखा बंद करूं, अदरवाइज आपको वॉइस में इशू हो सकता है. जी. तो कंक्लूजन क्या करेगा, परसुएसिव राइटिंग क्या करती है, हाइटेंड सेंस ऑफ पिच देती है. ठीक. राइटिंग, एनी राइटिंग इज परसुएसिव टू सम एक्सटेंट. अब परसुएसिव राइटिंग है क्या. ठीक है. उसमें हम ये करते हैं कि एक इमोशनल, एक कंपेलिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि हम जो रीडर का माइंड है उसको विन कर सके. ठीक, उसको कन्विंस कर सके. ठीक है. थोड़ी इसमें इमोशनल अपील रखते हैं. ठीक है. हमने इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी देखी थी, तो अगर हम देखें तो 220 वर्ड्स से 250 वर्ड्स तक. ठीक है. तो इसकी हम तकरीबन 120 to 150, 160, 170 ये चल सकता है. ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि ये कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ईदर और नीदर नार वाली कंडीशन या बाइनरी डिवीजन वाली कंडीशन हो. इस तरीके की बात नहीं हो. To make the transition from the main body to the conclusion clear, begin by using phrases. आप ये यूज कर सकते हैं, transitional devices. In conclusion, in summary, to sum up, in final analysis, on the whole, all the things considered as discussed above. ना भी दें इतना में कोई इशू नहीं. ठीक है. नो डाउट दे दें, कोई और लफ्ज दे दें. ठीक है, कोई इशू नहीं. ठीक है. बस आपकी कोहिरेंस में इशू नहीं आना चाहिए. ठीक है. ये डिवाइस उन लोगों के लिए होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उनके कोहिरेंस के इश्यूज होते हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि आपने लाजिम यूज करने. ठीक है. तो आप पे ये चीज लाजिम नहीं होती. उसके आगे हम देखते हैं कि then briefly mention the major arguments, problems, pitfalls, context, consequences, significance, solutions related to the topic. जो मैंने बात कही कि ये कि हमें पूरा उसका समअप करना है. ठीक है. स्नैपशॉट ऑफ द एसे देना है. वही देखें कि आपने इंट्रोडक्शन करना है बट इन अ पॉजिटिव मैनर. ठीक है. रिमेंबर टू कीप द टोन फ्यूचरिस्टिक विद एन एम्फसिस ऑन द सॉल्यूशन. आपने हमेशा जब कंक्लूड कर रहे हैं तो आपने एक तो इख्तिताम कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होप के साथ खत्म करेंगे ना. अगर फॉर एग्जांपल मुल्क में अफरा तफरी है, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अगर उनको ये पता होप हो, कोई होप दे कि कोई इश्यू नहीं है, 1 महीने की है, तो वो लोग हो सकता है छुपके पे गुजार दें 1 महीना. ठीक है.
फ्यूचरिस्टिक अगर बात हो, इतना ग्लोमी एनवायरनमेंट हो गया है कि सारे लोग परेशान हो गए कि क्या होगा। तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक टोन देंगे, इस वक्त जो फ्यूचरिस्टिक टोन देगा तो जाहिर सी बात है उसकी पार्टी फ्लोरिश करेगी, तो आपका वैसे तो इसी तरीके से ही फ्लोरिश करेगा। तो नेवर ट्राई टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, प्रॉब्लम और इशू। दिस इज नॉट द ट्रू प्लेस टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया। ठीक है, तो न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करने की जगह ये नहीं है कंक्लूजन, वो बॉडी थी। ठीक है, तो आपने यहां पे नहीं करा। अब फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन किस तरीके से होता है? नॉर्मल फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन ऑलवेज डिस्क्राइब द फार फ्यूचर व्हेन द प्रॉब्लम मेंशन इन द टॉपिक गेट्स सॉल्व एंड द नेगेटिव्स दैट वी इन सोसाइटी आर एलिमिनेटेड। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो या राइज ऑफ इस्लामोफोबिया हो रही है कि हम कहेंगे ये सॉल्यूशंस अगर कैटर करेंगे तो एक मुसलमानों का इमेज दुनिया में बेहतर हो जाएगा, मुसलमान आगे चले जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, उनके साथ कोई न लड़ेगा, इस्लाम राज करेगा, जो भी। ये तो मैं इस तरीके से फर्जी बातें कर रहा हूँ। या आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या किसी और चीज की बात करें, ठीक है, तो देखो हर ऐसे भले लिटरेरी क्यों ना हो, आप अगर उसमें चीज क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ, इसमें भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ना। When life throws you lemons, make them lemonade। सारे टॉपिक्स में हमेशा याद रखें कि होप पे ही खत्म करना। ठीक है, तो अगर इसको देखिए, ये करके मैं आपको एक अपना रियल लाइफ की कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपने इससे में क्या करना है, उसके बाद हम आउटलाइन पे चलेंगे। टू कंक्लूड, मैंने डिवाइस यूज किया है, मैंने कहा कि कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। It can be stated that tourism industry of Pakistan is in its evolutionary stage। अगर शुरुआत में देखें तो ये nascent stage वगैरह मैंने वर्ड्स यूज किए। It has a huge potential in all spheres of life। अगर इंट्रोडक्शन इसका याद करें, मैंने लिखा था it has huge latent potential, मतलब कि जो इनसाइड है। It has a capacity to attract religious devotees टू विजिट देयर रिलीजियस टूरिज्म की हमने बात की थी, पैराग्राफ्स देखे थे जो लोग थे क्लास में। Besides this, ancient historical places reflect the glorious glamorous past of this land, which entices the local and foreign tourist। ये हमने इस टाइप की टूरिज्म की बात की। Further, high mountains, rough terrain, cultural events, friendly nature of citizens। हमने एक फॉरेन टूरिस्ट का वेंस्की का एक मिसाल भी दिया था, एग्जांपल जो हॉस्पिटैलिटी पे कोटेशन उसकी। हाउएवर, डिस्पाइट सच पोटेंशियल, तो जो हॉस्पिटैलिटी पे उसका एनेक्डोट था, बल्कि पाकिस्तान लेग्स बिहाइंड 120 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टूरिस्ट। तो हमने इशू बताया, बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। देखें ये पॉजिटिव है या नहीं, फ्यूचरिस्टिक टोन चल रहा है या नहीं, ऊपर सारी फ्यूचरिस्टिक बातें कि हमारी पॉजिटिव बातें, ऑप्टिमिस्टिक। पाकिस्तान कैन री इनविगोरेट या इनविगोरेट इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। कैन मतलब पाकिस्तान हैज द एबिलिटी, इट मींस इफ सम pragmatic measures are taken। इट मींस के अगर नहीं वो measures लेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, बट पॉजिटिव हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखें पैरेललिज्म मेंटेन किए, एस्टेब्लिशमेंट नाउन, इंक्लूजन नाउन, डेवलपमेंट नाउन, ऑक्सफोर्ड कॉमा, ये चीजें दी हुई। thus there is a room for optimism। as William Arnold says, I have never seen a night or a problem that could defeat sunrise or hope। ज्यादातर मैंने यही कोटेशन यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में एक ही तो कोटेशन पे एंड करना है, कौन से दो टॉपिक्स करने, तो आप एक ही याद कर लें वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए आपकी डिफरेंट होगी, प्रॉब्लमेटिक सारे ऐसे पे यही मैं कोटेशन लगाता रहा, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब इसमें परसुएसिव राइटिंग कौन सी है, आप देखिए। दस देयर इज रूम फॉर, यहां से देखिए ये कोटेशन पेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी करनी है।
ठीक है, ये केपी का एक पेपर था जो आया हुआ था, आई थिंक केपी का नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का था, हाँ। तो इसमें ये टॉपिक्स आप देखें सॉरी 2019 का था, ये क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन। आप देखें कि सारे इसमें आर्गुमेंटेटिव है, प्रॉब्लमेटिक कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि सिर्फ आप इश्यू बेस्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भी मसला है। ठीक है, तो आपने सिर्फ उन पे नहीं कर। ठीक है, तो और दूसरा मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एरिया बनाए, आप देखिए 2021 में मीनिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट ईयर, 1950s का था, 1957 था या कुछ उसमें भी ये था मीनिंग एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो जब सीएसपी सिस्टम था, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड सेंट्रल को एजुकेशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, हायर साइंस, मतलब अगर पूरा थीम बनाएंगे तो आपका टॉपिक तो फिर लगेगा फिर क्या इशू, फिर आपको इस सर्च में जाना ही नहीं कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो करें, आपने एरिया बना दी, बात ही खत्म। ठीक है, अब ये है कि पेडागॉजी ऑफ दी ऑपरेस्ट, ये एजुकेशन के लिए अच्छा बुक है, विल ड्यूरेंट से करें, एजुकेशन फ्रीडम एंड इक्वलिटी से करें। काइंडली जो सीनियर बंदा हो इनके साथ शेयर कर दे बाकी लोगों के साथ, अगर ये जिम्मेदारी काइंडली उठा लें। तो बाकी आते हैं हम आउटलाइन पे, पता नहीं कौन सी सजेशन थी, मैंने सोचा आपको बताता हूँ जहन से। चलिए चलिए आउटलाइन पे आते हैं। अब ये है कि आपने आउटलाइन किस तरीके से बनानी है। तो अब अगर हम देखें तो आउटलाइन आपने किस तरीके से बनानी, तो आउटलाइन हमारे यहाँ कंपलसरी है, आप आउटलाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इसको भी देख रहे हैं। एन आउटलाइन, आउटलाइन है क्या चीज, इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडिया। आपका ये जिस तरीके से बिल्डिंग्स में कॉलम्स होते हैं इसी तरीके से आउटलाइन भी आपके हिस्से में वो स्ट्रक्चर का काम करती है। ठीक है, एक ग्रुपिंग ऑफ आइडियाज है, उसमें क्या करते हैं, सिमिलर आइडियाज को ग्रुप करते हैं एक मेन हेडिंग। ठीक है, एक मेन वेरिएबल में या एक मेन एस्पेक्ट, ठीक, प्रेजेंटिंग देम इन अ सिंपलीफाइड मैनर दैट क्लियरली शोज द रिलेशनशिप विद इन द ईच पैराग्राफ इन अमंग ऑल द पैराग्राफ्स। आउटलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये लाजिम और अटेंटिव होके सुन। प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर गलत तरीके से करते हैं तो देन देयर इज एन इशू, और अगर गलत वेटेज देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, डेमो से मैंने आपके डेमो से लेके आज तक मैं बताता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती है। ठीक है, वो आज देखेंगे भी। ऑल राइटर्स यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक देयर राइटिंग क्लियर। अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो आपकी राइटिंग क्लियर कैसे होगी, वहां पे बनाएं या जहन में बनाएं, भाई यहाँ पे तो हमें क्राइटेरिया वहां पे बनानी है। ठीक है, तो आउटलाइन इज लाइक एन स्केलेट, जिस तरीके से बॉडी की हड्डियां शड्डियां काम करें उस पे, उसके ऊपर फ्लैश है, तो वो यहाँ पे जो फ्लैश है वो हमारे सेंटेंसेस हैं, हमारे वर्ड्स, which helps the writer to put flesh around it. ठीक, it is the reader who removes the flesh to see the skeleton underneath. ठीक है, तो अब ये है कि ये मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, तो हमने टॉपिक आउटलाइन बनानी है, उससे एस्पेक्ट एंड सब एस्पेक्ट हमने निकालनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वेरिएबल पे नहीं आते, तो डायरेक्ट हम सब वेरिएबल पे नहीं आते, पहले एस्पेक्ट पे आते हैं, यहां से फिर इस ये ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर आइडियाज की इसमें। ठीक है, अब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हमने आउटलाइन जो है वो फ्रेज में लिखनी है या हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है। तो आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में, जो लोग समझते हैं आउटलाइन फ्रेज में लिखनी चाहिए, एक कोई भी चॉइस लें, जो लोग समझते हैं कि आउटलाइन सेंटेंस में होनी चाहिए वो काइंडली मुझे मेंशन करें।
अब यह है कि आउटलाइन आप सेंटेंस में बनाएं या फ्रेज में बनाएं, वो वैसे आपकी अपनी चॉइस। बट फ्रेज में बनाना बिल्कुल आसान होती है, क्योंकि उसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती नहीं होगी, कोई फ्रेगमेंट का इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई इतना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती नहीं। सेंटेंस में आपने स्ट्रक्चर भी देखना है, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना है, ठीक है, और इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग भी मेंटेन हो, ठीक। जाहिर सी बात है, जब इसमें इतनी स्ट्रगल है तो ये थोड़ी, अगर सेंटेंस में कोई लिखेगा और अच्छी लिखेगा तो वो फ्रेज के मुकाबले में ज्यादा इंप्रेसिव होगा, उसका ज्यादा वेटेज होगा एज कम्पेयर टू मार्क्स। तो अब सेंटेंस में वो बंदे लिखें जिनको सेंटेंस इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग जिनकी आती है। अगर ना आती हो फिर भी कहे कि मैं सेंटेंस राइटिंग पे जाऊंगा, तो वो गलतियां करेगा और खुद को एक्सपोज करेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि वो फ्रेज पे जाए। अब फ्रेज में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब ये है कि एक बंदा इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग है और सेंटेंस में करता है, तो जाहिर सी बात है जो चेक करने वाला होगा वो वेटेज तो देगा ना इसको, ठीक है, वो जस्टिफिकेशन तो करेगा ना कि भाई इसने अच्छी लिखी है, कोई गलती नहीं, सेंटेंस में लिखी है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम पे इसे भी पूरा किया हुआ है, तो इसको क्यों ना दूं मैं। तो वो देगा, ये उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगी। बट यही सेंटेंस उसके लिए वीक पॉइंट होगी जिसको इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग नहीं आती, फिर भी कहे मैं सेंटेंस में लिखूं, तो जाहिर सी बात है वो खुद को एक्सपोज करेगा। इट्स बेटर ही और शी शुड गो फॉर द फ्रेज, ठीक है। तो अब फ्रेज में वो लोग जाएं जिनकी इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग नहीं है, जो लोग जिनको इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग आती है वो सेंटेंस पे जाएं। बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर सेंटेंस राइटिंग। इफ यू हैव इशू विद इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग देन यू शुड रिजॉल्व इट, ठीक है। तो मुझे जो आपको एवेल्युएशन कराएंगे वो सेंटेंस राइटिंग में कराएंगे, ठीक है। आपने आउटलाइन फ्रेज में नहीं कराना, क्योंकि मुझे पता तो लगे कि आपकी गलतियां कहाँ पे। अभी भी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती चल रही है, अभी भी आपकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती चल रही है, ये गलतियां फ्रेज में तो नहीं पता लगती, ठीक है। उसके अलावा आउटलाइन में आपने कभी भी वन वर्ड आउटलाइन नहीं बना, ठीक है। लोग तो फ्रेज से आगे चले जाते हैं, वन वर्ड पे आ जाते हैं, वो भी गलती, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन दें, कोई इशू। इंट्रोडक्टरी रिमार्क देते हैं तो फिर वर्ड लिख के इंट्रोडक्टरी रिमार्क, तो आगे वो कॉलम दे के लिखी। अब मुझे जो आप आउटलाइन जमा कराएंगे वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ कराएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखने में तो कोई गलतियां, कोई इवेल्युएशन तो नहीं होगी। अगर करानी है इवेल्युएशन तो बराबर कराएं, फिर आप पेपर में लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद थीसिस लिखेंगे, उसके बाद मेन वेरिएबल देखें, ठीक है। उसके बाद आप ये वेरिएबल्स लिखें ना लिखें ये आप पे, ठीक है। लिखते हैं तो और ग्रुपिंग की आपने सिमिलर दो दो पैराग्राफ्स की, तो ये और अच्छा है, ठीक है। और आप ये वर्ड जो केस इन पॉइंट है ये बार बार रिपीट नहीं करना जिस तरीके से मैंने किया, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता बार बार, ठीक है। हाँ, बाकी ये भले लिखी ताकि उसको बताएं कि मैं ये चीज भी इस पैराग्राफ में जिक्र करूंगा और उसका जिक्र फिर करें भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने केस इन पॉइंट नहीं दी, ये डाट दिए, ये बेहतर है, तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने लिखा इन सोशल स्फीयर, तो फिर वुमेन आर बार्ड। अब इन सोशल स्फीयर इसमें आता है व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ राइजिंग स्टमक। वुमेन आर बार्ड फ्रॉम व्हीलिंग देयर बॉडी इन द वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद मैंने थोड़ी इसकी इलाबोरेशन, ना भी दें तो ये इशू नहीं है, ये ना दें तो इशू नहीं है, तो बस ये हो गया यहाँ तक। ये मैंने उसको और इंप्रेशन दे रहे हैं, ये तभी आप कर पाते हैं जब आपने इससे पहले प्रिपेयर किए होते हैं, एवेल्युएशन करवाए होते हैं, आपका इतना कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद आप वर्ड इंट्रोडक्शन दें और कंक्लूजन भी दें, और इसमें भी अगर स्टेटमेंट देते हैं तो इतना बुरा नहीं है या कोई इशू नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग ये चल जाएगा, कहने का मकसद, ठीक। अब इंट्रोडक्टरी रिमार्क में आप कोई भी स्टार्टलिंग फैक्ट दें, कोई डेटा दें जिस तरीके से एजुकेशन पे है। तो मैंने लिखा है कि
44% between the age of 5 and 16 are still out of school in Pakistan. Education emergency report टाइटल है तो मैंने अंडरलाइन किया, ये थीसिस थी, ये काउंटर पर्सपेक्टिव दिया है, या अपोजिंग व्यू विद लव्स कह सकते हैं। इफेक्ट्स पहले दिए हैं, पहले काजेज आते हैं, बेहतर है आप मैनिफेस्टेशन इफेक्ट्स पहले लिखें, ये कोई इशू नहीं कि पहले काज आते हैं, कहाँ पे लिखा है पहले काज आते हैं। हाँ बस जब पीएमएस वाले देते हैं ना एग्जाम, तो उसमें थोड़ा पहले काज लिखें, क्योंकि पता नहीं उन टीचर्स की, सीएस वाले टीचर्स पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये देखें, यहाँ पे देखें, तो मैंने व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कोविड-19 ब्रिंग्स टू ग्लोबलाइजेशन, डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अब मैंने यहाँ पे फ्रेज में लिखी है, मैंने कहा कि फ्रेज में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो एग्जाम्पल ऑफ एप्पल कंपनी, स्टेगन सिनारियोज वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप ये दें डिस्क्रिप्शन, ये लाजिम दें, ठीक है। इंट्रोडक्टरी रिमार्क यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट, ड्रू बिन्स्की अ ट्रेवल ब्लॉगर, ये दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने डिटेल दी, यहाँ पे दी, यहाँ पे नहीं है तो नहीं दी, कोई मसला नहीं, यहाँ पे नहीं दी तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान आप देखिए, ठीक है। तो अब ग्लिम्स ऑफ द आउटलाइन इंट्रोडक्शन की बात की जाती है। अब ग्लिम्स इस पूरी जितना भी ये है, आप देखिए, अब इसमें देखें, स्ट्रेटेजीज को मैंने लिखा है, कैन सबाल्टर्न स्पीक, मतलब कैन वीक स्पीक, ये वुमेन के लिए यूज किया है, वुमेन, आप इस तरीके के क्रिएटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्लिम्स क्या है, आपने इसकी ग्लिम्स देनी है, हम कहते हैं ना, तो ये क्या है ग्लिम्स, फॉर एग्जाम्पल ये आउटलाइन है, आपने इसका समअप किया, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया पूरा का इसी लॉजिकल स्ट्रक्चर में, और वो आपने थीसिस के बाद लगा दिया, दैट्स अ ग्लिम्स ऑफ आउटलाइन। वो मकसद मैंने आपको बताया था, क्या था उसका, उसका मकसद ये होता है कि आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ को अवॉइड करना होता है। ट्रांजिशनल पैराग्राफ क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे देता है। वो कौन सा होता है, जो हम लगाते हैं कि दिस एसे विल स्टार्ट ऑफ बाय डिस्कसिंग दिस आफ्टर दिस light will be shed upon the factors responsible for this. Once this is done, the focus will be shifted towards the manifestations of rising Islamophobia. Finally, the discussion, yeah, the debate will be folded up by suggesting some cogent measure. तो ये हमने स्ट्रक्चर बताया, ग्लिम्स ऑफ द आउटलाइन का मकसद भी यही होता है। अब ग्लिम्स ऑफ द आउटलाइन बनाना, दैट इज इन आर्ट। अब वो जाहिर सी बात है, उसकी थोड़ी अपर एज है, तो दोनों दे सकते हैं। अब ये देखिए, फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ये देखिए, दिस ऐसे विल स्टार्ट, अगर ये अलग लिख सकते हैं, ये थीसिस देखिए अलग पैराग्राफ लिखें तभी आपकी मर्जी, फिर भी आपकी मर्जी, ना दें ग्लिम्स ऑफ द आउटलाइन उसके साथ मिलाने थीसिस के बाद, बेहतर है इंट्रोडक्शन का पार्ट बन। अगर उससे भी अलग करके अलग पैराग्राफ लिखते हैं फिर भी कोई इशू नहीं, तो ये इसमें इतनी वो नहीं है, ठीक है। ये बिटवीन द पैराग्राफ्स, अगर आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन दिया है तो देन between the paragraphs, between the variables. The discussion so far has shed light on the potential obstacles in the obstacle that prevent the smooth progress of tourism industry in Pakistan. The focus of discussion will now shift to giving a framework necessary for reaping the fruits of latent tourism industry in Pakistan. एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस यहाँ पे देखें तो बिटवीन वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे आउटलाइन में देखें, ये मेन, ये इनको मैं वेरिएबल कहता हूँ, ये वेरिएबल्स हैं, इनको मैं एस्पेक्ट भी कहता हूँ, ठीक है। सब एस्पेक्ट्स कौन से हैं, ये 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 सब एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब इनमें इन इसमें देखें, ये वेरिएबल हैं आपके, ये देखिए ये बड़े बड़े, और इसमें जो है सब वेरिएबल्स कौन से हैं, ये सारे, ये सब वेरिएबल हैं, ये जो पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंसेस हैं आउटलाइन, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। तो अब ये है, कल आपने जो
एजुकेशन है, इस पे इंट्रोडक्शन, और अभी आपकी जो है असाइनमेंट भी चेक कर लेते हैं, कंक्लूजन और आउटलाइन। वो मैं आपको बताता हूँ इंस्ट्रक्शन